समझ में नहीं आ रहा। वो आ रही है विपत चुकी। हेलो जी, नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है प्यारे दोस्तों, उसमें टॉपिक रहेगा रस, और रस से संबंधित क्वेश्चंस हर परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं, और वो होते हैं 3 अलग अलग तरह के क्वेश्चंस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक तो क्वेश्चंस होगा आपका रस का, यहाँ पे वो रस देगा और फिर पूछ लेगा आपसे इसका स्थायी भाव। रस देगा और इसका स्थायी भाव पूछ लेगा आपसे। ठीक है, दूसरा पंक्ति दे के रस पूछेगा, और फिर कुछ बेसिक क्वेश्चंस। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस बनेंगे हमारे क्या हैं, एक है प्यारे दोस्तों श्रृंगार रस, इसका जो स्थायी भाव है वो रति होता है। दूसरा वीर रस, इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। तीसरा हास्य रस, इसका स्थायी भाव हरास होता है, हरास। और इसके बाद फोर्थ करुण रस, इसका स्थायी भाव शोक होता है। इसके बाद 5वां रोद रस, इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। इसके बाद अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव विस्मय होता है। इसके बाद भयानक रस, इसका स्थायी भाव भय होता है। विभत्स रस, इसका स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। और ये 8 रस जो होते हैं, ये होते हैं भरत मुनि के अनुसार। ये क्या है जी, 8 के 8 रस, ये किसके अनुसार है, ये भरत मुनि के अनुसार। भरत मुनि कौन थे, रस के प्रतिपादक। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या, भरत मुनि के अनुसार रस। तो भरत मुनि के अनुसार 8 रस होते हैं, वो आपके सामने है, और उनके स्थायी भाव। दूसरी चीज काम की आपकी यह है, रति किसे कह रहे हैं, रति कहते हैं प्रेम। उत्साह किसे कहते हैं, उत्साह कहते हैं जोश को। ह्रास किसे कहते हैं, ह्रास कहते हैं खुशी को। ठीक है, ये किसे कहते हैं, खुशी, प्रसन्नता को। तो किसे कहते हैं, दुख को कहते हैं। क्रोध, गुस्सा, ये स्थायी भाव नहीं है जो मैं व्हाइट से लिख रहा हूं, ये तो इनके पर्यायवाची है, समानार्थी है। विस्मय का अर्थ क्या होता है, आश्चर्य, आश्चर्य। भय का अर्थ क्या होता है, डर। जुगुप्सा का अर्थ क्या होता है, ग्लानि अर्थात गिल्ट। ये जो इमोशंस होते हैं ना, जिनको हम स्थायी भाव कहते हैं, ये इमोशंस हैं, और ये सारे के सारे इमोशंस क्या है, हमारे शरीर में सोए हुए रहते हैं।
भाई अर्पित जी, मैथ की क्लास के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, मेरी क्लास से घर से होती है और रस वाला टॉपिक जो कि हिंदी का है मैं वो करा रहा हूँ। तो मैथ की क्लास के बारे में आप मैथ की क्लास में बात करें, ठीक है, और हिंदी की क्लास में आप हिंदी की बात करें तो मेरे और आपके दोनों के लिए अच्छा है। और एक ही कमेंट को एक बार करे, 2 बार 3 बार अच्छा लगता है, लेकिन 3 से ज्यादा बार एक ही कमेंट को रिपीट करते हैं तो वो बंदर की प्रवृत्ति कहलाती है। यानी कि जब किसी चीज को हद से ज्यादा रिपीट कर देते हैं तो वो अपने आप में इंसान का लक्षण नहीं है, इंसान का गुण नहीं है वो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या है, सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, और ऑफिस में सारे जो है कर्मचारी आज आ जाएंगे और वो भी 10 बजे तक। तो 10 बजे के बाद में सारी जो PDF है, नोट्स है आपके, वो सब अपलोड करवा देंगे जो भी बचा है। आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है आप उसका कमेंट जरूर कीजिए, ताकि आप इधर जो है कमेंट लिखोगे, मैं पढ़ूंगा, मेरे याद रहेगा उस चीज को, क्योंकि हमारी भी सुबह से शाम तक क्लासें चलती रहती हैं। तो 10 बजे जैसे ही ऑफिस में सारे लोग आ जाते हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो पूरा करेंगे और उन तक आपका ये मैसेज पहुंचा देंगे। ठीक है, मैथ की क्लास के रिगार्डिंग जो भी है आपका, ठीक है, तो वो भी आपका पहुंचा देंगे। ठीक है, या फिर आप दूसरा काम ये कर सकते हैं कि आप जो हमारा नंबर होता है हेल्पलाइन नंबर, उस पर फोन करके भी आप अपनी बातों को कह सकते हैं, रख सकते हैं। लेकिन चीजों के लिए थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा, और जैसे ही आप समय दोगे वो सारी चीजें अपने आप दुरुस्त हो जाएगी, आपके बताने कहने पर भी और आपके बिना बताए और कहने पर भी। तो जरूरी नहीं है, सिस्टम अपने आप अपडेट है सारी चीजों में, और धीरे धीरे जिस चीज की जहां आपको रिक्वायरमेंट होगी, आपके बिना कहे बिना पूछे और आपके बिना मांगे आप तक वो सारी चीज पहुंचेगी। तो एक बेसिक क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा इसमें पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। एक तो ये पूछा जाएगा कि श्रृंगार की ये वर्तनी सही है कि गलत है, तो बाकी बच्चे तो कहेंगे सही है, लेकिन मैं क्या कहूंगा गलत। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसमें बिंदी नहीं है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो हमारा ये बना कि श्रृंगार जो है वो अपने आप में वर्तनी के रूप में बहुत पूछा जाता है। और कुछ बच्चे इसमें गलती क्या कर देते हैं, कुछ बच्चे गलती करते हैं, इस से के साथ रे का अगर प्रयोग करोगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा। बात समझ में आई? जबकि श्रृंगार में यहाँ हम से के साथ में किसका प्रयोग करते हैं, इस री का प्रयोग करते हैं, और तभी प्यारे दोस्तों यहाँ पर क्या बना आपका, तभी आपका ये बना है। तो ये वाला आपने जो री लगाया है ना, वो ये वाला री, तो इसमें तो रे आता ही नहीं है, श्रृंगार में ये वाला रे आता ही नहीं है, इसमें तो केवल री का प्रयोग होता है। क्लियर? एक तो ये लॉजिक है, कोई बात नहीं, सॉरी मांगने की आवश्यकता नहीं है। मैंने ये कहा आप एक बार कमेंट करो, 2 बार करो, सारे कमेंट पढ़ने में आते हैं, क्योंकि कमेंट की स्क्रीन बड़ी लगी होती है, और एक साथ 10 कमेंट दिखाई दे, 10 से ज्यादा बच्चों के दिखाई नहीं देंगे, फिर आगे वो चलते रहते हैं। तो हमें पढ़ाते हुए इतना लंबा समय हो गया है कि बच्चे का कमेंट अगर कुछ सेकंड के लिए भी हमारे सामने है तो हम उसको पढ़ लेते हैं, लेकिन हर बच्चे का कमेंट पढ़ के आपको सुनाए कि मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया, आपका कमेंट ये है, तो उसमें समय बर्बाद ज्यादा होता है और काम कम होता है, वो काम हम यहाँ करेंगे नहीं। तो इसीलिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं कि आप अपनी बातों को रख दो, ठीक है, हम मैनेजमेंट तक आपकी चीजों को पहुंचा देंगे। ठीक है, चलो जी, तो ये क्या है, रस है। अब स्थायी भाव क्या हो गया जी इसका, यहाँ पे श्रृंगार, रति है, वीर है। तो आज की जो डेट है प्यारे दोस्तों 5 तारीख है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी परेशानी रहती है और हम ये चाहते हैं कि आप मैच्योरिटी के साथ पढ़े। तो 5 मई है, आपको ये ध्यान रखना है, और ये सुबह 8 बजे की क्लास चल रही है आपकी। तो यहाँ पर रति क्या है, रति एक प्रेम है, और वो प्रेम जरूरी नहीं हो किसी व्यक्ति के प्रति ही, वो जानवरों के प्रति भी हो सकता है, वस्तुओं के पदार्थों के प्रति भी हो सकता है। यानी कि वो केवल नायक नायिका वाला प्रेम नहीं है, वो एक इंसान का किसी दूसरी वस्तु पदार्थ के प्रति हो सकता है, वो खाने के प्रति भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर रति प्रेम को कह रहे हैं, उत्साह जोश को है, हास खुशी है, शोक दुख है, क्रोध पीठ जो है, यहाँ पे गुस्सा है, विस्मय आश्चर्य है। यहाँ पर चीजों को जो है चमत्कारिक जो घटनाएं होती है, संभव कार्य को संभव करके जहां दिखाया जाता है वो विस्मय। भय डर को कहते हैं, जुगुप्सा क्या कहते हैं, गिलानी को। लेकिन हिंदी में जो रस की संख्या होती है, हिंदी में प्यारे दोस्तों रस होते हैं हमारे 9, और हिंदी में जो 9 रस होते हैं वो 9वां रस क्या है, वो शांत रस है। इनको डिटेल से पढ़ेंगे अभी हम। 9वां रस क्या है, शांत रस है, और इसका स्थायी भाव निर्वेद है। और निर्वेद जो स्थिति है वो क्या है, वो जितेंद्रिय होती है, यानी कि जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया,
जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, इसी की स्थिति को हम क्या कहते हैं, समन की स्थिति कहते हैं, जहां कोई इच्छा शेष ना रहे, यानी कि कोई इच्छा ही ना बचे, तो वो क्या कहलाती है, वो स्थिति कहलाती है निर्वेद। तो हिंदी में क्या कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है नव रस, अर्थात हिंदी में रसों की संख्या 9 होती है। हिंदी में कुल रस, तो हिंदी में कुल रस कितने होंगे जी, 9। लेकिन इसके बाद हमारा एक रस होता है प्यारे दोस्तों, 10वां वात्सल्य, वात्सल्य रस। वात्सल्य कहाँ है, वत्सलता में है। वत्सलता किसे कहते हैं, ममता को कहते हैं, जहां माता पिता का बच्चों के प्रति प्रेम है। ये 10 रस किस में माने जाते हैं, ये 10 रस पाली में है, प्राकृत में भी है और अपभ्रंश में भी है। तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश में जो कुल रस होते हैं, कुल रस, उनकी संख्या कितनी होती है, 10 होती है, ये 10। इसके बाद प्यारे दोस्तों एक रस होता है हमारा 11वां, वो क्या है, भक्ति रस है। 11वां रस क्या है, भक्ति रस। और ये क्या है, भक्ति के विषयक प्रेम, इसका स्थायी भाव है। भक्ति विषयक प्रेम, भक्ति विषयक प्रेम किसको कह रहे हैं, किसी भगत का भगवान के प्रति जो प्रेम है, श्रद्धा है, आस्था है, उसको भक्ति विषयक प्रेम। तो ये कहाँ होते हैं, ठीक है, संस्कृत में रसों की संख्या, संस्कृत में कुल रस कितने हैं जी, 11 हैं। कुल रसों की संख्या कितनी है, कुल रसों की संख्या, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आए, अब वो हिंदी में कुल रस पूछ रहा है तो आप क्या कहोगे, हिंदी में कुल रस तो 9 है, लेकिन वो हिंदी शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कुल रस की संख्या बताओ। ऑप्शन में 9 भी है, ऑप्शन में 10 और 11 भी है, तो राइट आंसर क्या है आपका, 11 है। संस्कृत में भी रस 11 होते हैं। तो आचार्य भरत मुनि ने ही इन 11 की चर्चा की है, लेकिन फिर उन्होंने ये कहा कि ये जो भक्ति रस है ये तो प्रेम है, और जो वात्सलता है ये भी प्रेम है। तो इन दोनों को 10वें और 11वें को किस में मान लिया उन्होंने, श्रृंगार रस में, रति में, क्योंकि रति तो प्रेम कहलाता है ना, तो प्रेम अलग अलग हो नहीं सकता, इसीलिए भक्ति रस और वात्सल्य रस को किसके अंदर काउंट कर लिया जाता है, वात्सल्य रस के अंतर्गत। और शांत को रस इसलिए नहीं माना क्योंकि ये साधु सन्यासियों में होता है। तो साधु सन्यासियों के विषय क्या होते हैं, जीवात्मा, परमात्मा, मोह माया से दूर, ठीक है, मुक्ति। अब इन सब विषयों में कभी आनंद आता ही नहीं है। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। तो जब रस आनंद कहलाता है और किसी साधु सन्यासी तपस्वी मुनि साधुओं को देखकर या उनके विषयों को देखकर, क्योंकि आत्मा परमात्मा से मिलन की बात होता है, जीवन से मुक्ति की बात होता है, मोह माया से दूर होने की बात होती है, वहां कोई भी आदमी आनंद का अनुभव नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने शांत को भी रस नहीं माना। और भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या बच गई 8। लेकिन हिंदी वाले आचार्य ये कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ शांत भी रस होता है, क्योंकि वो इमोशन से हमारे शरीर में सोया हुआ रहता है। तो जिनको हम स्थायी भाव कह रहे हैं, वो स्थायी भाव जैसे ही किसी भी प्राणी ने, चाहे वो पशु हो या पक्षी हो या इंसान हो, जन्म लिया, ये सारे इमोशन उसके साथ जुड़े होते हैं। अब वो सामने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वो कहाँ, किस एटमोस्फेयर में किस तरह का अनुभव कर रहा है, उसके हृदय में जो अनुभूति है वो किस तरह की है। एक ही फिल्म देख के एक आदमी रोने लगता है, दूसरा आदमी वहां नहीं रोता है, रोने की घटना सीनों पे। एक फिल्म में देख के आदमी जोश में आ जाता है, खड़ा हो जाता है, ताली बजाने लगता है, और एक आदमी उसको केवल मनोरंजन के रूप में नॉर्मल तरीके से देख रहा है। यानी कि एक ही स्थिति परिस्थिति अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग आनंद की अनुभूति कराती है। तो रस क्या है, एटमोस्फेयर पर डिपेंड है, कहाँ अनुभव करेगा, इंसान अनुभव करेगा, कहाँ अपने दिल में अनुभव करेगा, क्योंकि इसको हम आनंद की अनुभूति कह रहे हैं। तो दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है, आप बहुत सारे नाटक, बहुत सारी फिल्में जब आप देखते हो तो वे नाटक फिल्म में मुख्य रस कोई ना कोई एक होता है, लेकिन उसके साथ साथ भी और दूसरे रस चलते रहते हैं। तो यहाँ जो ये स्थिति बनती है कि आपको कभी किसी से प्रेम हो रहा है, कभी आप जोश में आ रहे हो, कभी आपको खुशी मिल रही है तो कभी दुख है, कभी गुस्सा आ रहा है तो कभी आप आश्चर्य कर रहे हो, ठीक है, कभी आपको डर लग रहा है तो कभी आपको
आपको गिल्टी फील हो रही है, तो ये सारे के सारे वे इमोशंस है दोस्तों, ठीक है, जो आपके शरीर में थे, लेकिन जैसे ही आपके सामने एटमोस्फेयर स्थिति आई, उसी के अनुसार ये एटमोस्फेयर के अनुसार प्यारे दोस्तों जागृत हो गए। क्लियर। तो ये थे जी आपके रस और उनके स्थायी भाव। और पूछा जाएगा आपसे भरत मुनि के अनुसार रस कितने, आपका हो गए 8 है। फिर पूछा जाएगा आपसे हिंदी में कितने रस होते हैं, 9। पाली प्राकृत अपभ्रंश में 10 होते हैं। 11 रस कहाँ होते हैं, संस्कृत में। कुल रसों की संख्या कितनी होती है, वो भी होती है 11। अब इन एक एक रस को यहाँ पर आप लीजिए, उसके बाद में थोड़ा सा चलते हैं डिटेल से। दूसरे जो क्वेश्चन है वो कैसे पूछा जाएगा, यहाँ लेगा वो पहला रस है आपका, और वो है श्रृंगार रस। और स्थायी भाव क्या है, रति। रति किसे कह रहे हैं, प्रेम को कह रहे हैं। रति किसे कह रहे हैं, प्रेम को कह रहे हैं। तो क्या है जी यहाँ पे, श्रृंगार रस के भेद। तो श्रृंगार रस के भेद कितने हैं, 2 हैं। एक संयोग की स्थिति है, संयोग श्रृंगार, और दूसरी स्थिति किसकी है, वियोग की है। संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। वियोग का दूसरा नाम क्या है जी, विप्रलंबन श्रृंगार। वियोग का दूसरा नाम क्या है, विप्रलंबन श्रृंगार। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है रसों का राजा। रसों का राजा, रसों का राजा। इसके बाद फिर सर्वश्रेष्ठ रस, सर्वश्रेष्ठ रस। तो ये दोनों के दोनों क्या है जी, सर्वश्रेष्ठ रस, रसों का राजा क्या कहलाता है, श्रृंगार रस कहा जाता है। इसी वजह से श्रृंगार रस का दूसरा नाम क्या होता है, रस राज होता है। जहां कोई रस नहीं होता वहां श्रृंगार रस होता है, जहां कोई रस नहीं होता वहां श्रृंगार रस होता है। ये अपने आप में खुद में नोट्स हैं, आप इनको नोट भी कर सकते हो या फिर आप इनको समझ सकते हैं। तो आपके पास ये लंबे समय तक ये वीडियो, ये लिखा हुआ जो पीडीएफ नोट्स हैं, ये सब चीज आपको मिलेगी, और वो तब तक रहेगी जब तक आपके बैच की वैधता है, वैलिडिटी। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको साथ के साथ नोट्स बनाना है, या पहले आप चीज़ों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे, समझोगे, उसके बाद फिर अपनी भाषा में उसको नोट करोगे। वो आप पे डिपेंड करता है। हर बच्चे के समझने का और कैच करने का तरीका और लेवल दोनों डिफरेंट होते हैं। क्लियर, वेरी गुड। तो ये क्या है जी, आपके यहाँ रसों का राजा है, सर्वश्रेष्ठ रस है, अर्थात इसको हम क्या कह रहे हैं, रस राज कह रहे हैं। अब संयोग श्रृंगार कहाँ होगा जी, संयोग श्रृंगार यहाँ क्या है जी आपका, संयोग श्रृंगार। जहां नायक नायिका मिलन हो, वो भी क्या कहलाता है, संयोग श्रृंगार। दूसरा, जहां एक व्यक्ति, जहां एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ से मिलन
स्पर्श, बातचीत, भाव भंगिमा, भाव भंगिमा, भाव भंगिमा, हाव भाव, भाव भंगिमा, हाव भाव के द्वारा, भाव भंगिमा, स्पर्श, बातचीत, भाव भंगिमा के द्वारा, भाव भंगिमाओं के द्वारा, संकेतों के माध्यम से, संकेत माध्यम से बातचीत हो, वो क्या कहला रहा है? संयोग श्रृंगार। कैसे? जैसे बतरस लालच, लाल की, बतरस लालच लाल की, मुरलीधरी, बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए, बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए, सोहों करे भोए ने, सोहों करे भोए ने, कहे देन नटी जाए। अब यहाँ पर क्या है जी? भाव भंगिमा कहते हैं बॉडी लैंग्वेज को। भाव भंगिमा किसको कह रहे हैं? बॉडी लैंग्वेज को। हाव भाव किसे कह रहे हैं? जो आपके बॉडी के अंग है, ठीक है, उनसे जब आप बिना शब्दों का प्रयोग किए इशारों में कोई चीज अभिव्यक्त कर देते हैं, किसी भाव को प्रकट कर देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? आपके हाव भाव कहलाते हैं। तो भाव भंगिमा, हाव भाव आपकी बॉडी लैंग्वेज के इंप्रेशंस हैं, जिसके माध्यम में आप शब्दों का प्रयोग नहीं करते बल्कि इशारों में चीजों को व्यक्त कर देते हो। तो यहाँ पर एक व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ से मिलन है, उसका स्पर्श आप कर पा रहे हो, आपसे उसकी बातचीत हो रही है भाव भंगिमाओं के माध्यम से, या विशेष आकृति बना के आप संकेतों के माध्यम से उसको कुछ समझा रहे हैं, बता रहे हैं, या कोई इशारा आप कर रहे हैं, तो वो भी किसके अंदर आता है? संयोग। तो जैसे कि आमतौर पर देखते हैं कि किताबों की भाषा में संयोग नायक नायिका का मिलन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो किसी एक इंसान का किसी जानवर के प्रति, किसी एक इंसान का किसी वस्तु या पदार्थ के प्रति भी जो प्रेम होता है और उसका मिलना होता है आपस में एक दूसरे का, ठीक है, वो भी किसके अंदर आता है? संयोग श्रृंगार। तो संयोग में इसका मतलब हो गया कि कम से कम दो चीजें होगी, ठीक है, एक व्यक्ति हो या दूसरा जो है कोई वस्तु हो, ठीक है। तो यहाँ पर जब तक उनके बीच में संयोग की स्थिति नहीं बनेगी तो संयोग श्रृंगार नहीं कहलाएगा। तो बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, तो ये मुरली को क्या है? छिपाने की बात कर रहा है। लुकाने का मतलब क्या होता है? छिपाना। तो जब मुरली को छिपाया जा रहा है तो इससे इस बात से पता चलता है कि यहाँ दो व्यक्ति है, एक मुरली को छिपाने वाला और दूसरा जिससे मुरली छिपाई जा रही। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, तो मुरली को लुकाया था, छिपाया जा रहा है, गायब किया जा रहा है, तो वो तो कंडीशन दो व्यक्तियों के बीच में होगी, एक छिपाने वाला हो, एक दूसरा वो होगा जिससे वो छिपाई जा रही। तो जब दो व्यक्ति मौजूद हो गए तो संयोग की स्थिति तो अपने आप ही बन गई। सोहो करे भोए नहीं कहे दे नट जाए, तो यानी कि भौहों के माध्यम से, जो आंखों की भौहें होती है, इशारों के माध्यम से, बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से देने के लिए कहा जाता है, लेकिन अगले ही पल उसको मना कर देते। सोहो करे भोए ने कहे दे नटी जाए, देने के लिए कहता है, फिर जैसे वो मांगने आता है, लेने आता है, उसको मना कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ दो व्यक्ति हैं, और जब यहाँ दो व्यक्ति है, उनका आपस में मिलन हो रहा है, बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से उनमें बातचीत हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो दो व्यक्ति आपस में मिल रहे हैं, दो व्यक्ति भौहों के माध्यम से, बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से बात कर रहे हैं, तो वो स्थिति क्या बन गई? आपकी संयोग की बन गई। तो यहाँ राधा और श्री कृष्ण के बीच की ये घटना, और किसके अंदर? संयोग श्रृंगार के अंतर्गत। इसके बाद दूसरा क्या होता है जी हमारा? वियोग श्रृंगार। दूसरा क्या होता है?
वियोग श्रृंगार। तो वियोग श्रृंगार का दूसरा नाम क्या है? विप्रलंबन। वियोग श्रृंगार का दूसरा नाम है विप्रलंबन श्रृंगार। क्या है? विप्रलंबन श्रृंगार। तो ये क्या कहलाएगा जी? यहाँ पे वियोग श्रृंगार, विप्रलंबन श्रृंगार, क्या स्थिति बनेगी? चलो, जहां नायक नायिका का कुछ समय के लिए अलगाव या बिछड़ने, जहां नायक नायिका का कुछ समय के लिए अलगाव या बिछड़ने की स्थिति हो, वो क्या कहलाता है? वियोग। वियोग अर्थात विप्रलंबन श्रृंगार में रोना धोना होता है, रोना धोना होता है, परंतु वस्तु पदार्थ प्राणी के मिलन की उम्मीद रहती है। और जब उम्मीद समाप्त हो जाए तो यही सेम कंडीशन करुण रस की हो जाएगी। वस्तु पदार्थ प्राणी के मिलन की उम्मीद रहती है। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना। वियोग अर्थात विप्रलंबन, वियोग अर्थात विप्रलंबन, वियोग अर्थात विप्रलंबन, विरह की, वियोग अर्थात विप्रलंबन विरह की स्थिति होती है। वियोग अर्थात विप्रलंबन विरह की स्थिति होती है। जहां विरह का वर्णन, विरह का मतलब क्या होता है? कुछ समय के लिए बिछड़ना। जहां विरह वर्णन हो वो क्या कहलाता है? वो वियोग कहलाता है। विरह की स्थिति, विरह का मतलब कुछ समय के लिए, कुछ पर्टिकुलर समय के लिए जब एक इंसान का दूसरे इंसान से या वस्तु से बिछड़ना पाया जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद में ये चीजें मिल जाती है, तो उस स्थिति को क्या कहलाते हैं? ठीक है जी, उस स्थिति को कहते हैं हम यहाँ पे वियोग श्रृंगार। आप में से कई बच्चे मूर्खताई की हद में होते हैं। आज 5 मई है, ये 5 मई की क्लास है। अभी 8:33 हो गए हैं और ये शाम के नहीं है, सुबह के। ये क्या है? ये सुबह की है। इसको AM को सुबह भी बोलते हैं। आपकी भलाई के लिए बताएं, क्योंकि भिन्न भिन्न वैरायटी के बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे। सुबह को यहाँ हम प्रातः काल भी बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसको सवेरा भी कहा जाता है। ठीक है जी, ये ध्यान रखना। कभी रात की सोच लो। तो पढ़ने के अलावा दुनिया में कितने ही काम करवा लो आप, सब में आपको इंटरेस्ट आ जाएगा, सब में मजा आएगा, लेकिन जो क्वेश्चंस की वैरायटी है उस पर फोकस नहीं रहेगा। तो यहाँ पर क्या है जी हमारा, ये कंडीशन मैंने क्यों लिखवाई? क्योंकि आज की डेट में ज्यादातर जो क्वेश्चंस है वो स्टेटमेंट वाले पूछे जा रहे हैं।
जब रस वाला टॉपिक आपके दिमाग में आया तो दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चंस की वैरायटी आपके क्या आई? ये क्वेश्चंस की वैरायटी ये आई आपके दिमाग में कि एक पंक्ति होगी और उसमें रस पूछेगा, जबकि वो पुराना ट्रेंड हो चुका है क्वेश्चन का। कोई जरूरी नहीं है, वो आपसे ये भी पूछ सकता है, वो रस दे के उनका स्थायी भाव भी पूछ लेगा, रस दे के उनका स्थायी भाव के पर्यायवाची भी पूछ सकता है। वो पूछ लेगा आपसे निर्वेद बताओ निम्नलिखित में से क्या है? निर्वेद समन की स्थिति है। वो निर्वेद दे के रस दे देगा आपको ऑप्शन में 4, रस दे के 4 स्थायी भाव दे देगा ऑप्शन में। तो ये भी क्वेश्चन है। दूसरे ये भी क्वेश्चन है, नवरस हिंदी में कितने रस हैं, पाली प्राकृत अपभ्रंश में संस्कृत में कितने रस हैं, भरतमुनि कितने रस मान रहा है, इस रस के कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने कौन लेके आया, प्रणेता प्रवर्तक जनक कौन है रस का? आचार्य भरतमुनि। कहाँ इसका चर्चा हुई थी? सबसे पहले नाट्य शास्त्र में, जिसको पंचम वेद माना जाता है। ठीक है, तो फिर आपसे पूछेगा इस श्रृंगार के का जो स्थायी भाव रति है, उस रति को क्या कहते हैं? प्रेम कहेंगे, करुणा कहेंगे, दया कहेंगे, ममता कहेंगे। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, रस अपने आप में फीलिंग है। तो जब ये जो पंक्तियां यहाँ दी गई है, तो ये सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपको करा रहे हैं। श्रृंगार रस को रसराज कहते हैं, रसों का राजा कौन है? श्रृंगार है। सर्वश्रेष्ठ रस किसको कहते हैं? श्रृंगार को कहते हैं। इसके भेद कितने हैं? 2 है, संयोग और वियोग। वियोग का दूसरा नाम क्या है? विप्रलंबन श्रृंगार है। फिर आपको संयोग और वियोग की स्थिति बता रहे हैं। अब ये ब्रज भाषा में लिखा हुआ है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ब्रजभाषी नहीं है, वो अवधी को जानते हैं, कोई भोजपुरी को जानता है, कोई खड़ी बोली को जानता है, तो कोई बुंदेली को जानता है, तो कोई बुघेली को जानता है। तो आपके अलग अलग एरिया में अलग अलग बोली का प्रयोग हो रहा है। तो जो ब्रजभाषी है वो तो अर्थ निकाल लेंगे, लेकिन जो ब्रजभाषी नहीं है, जो अवध का रहने वाला है, जो भोजपुरी क्षेत्र से है, जो खड़ी बोली वाले क्षेत्र से है, जो बघेली बुंदेली वाले क्षेत्र से हैं, तो वो इनसे अर्थ नहीं निकालेगा। तो फिर क्या करना है? अनुभूति करनी है। अनुभूति का मतलब क्या है? पढ़ने के बाद में जो आप फील कर रहे हो, रस क्या है? आनंद की अनुभूति। और वो आनंद की अनुभूति कैसे करोगे? आप पढ़कर, सुनकर या देखकर। तो यहां आपको पढ़ के करनी है। बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए, सो करे भोयनी कहे दे नट जाए। ये पढ़ने के बाद में 4 ऑप्शन आपको मिल गए। एक ऑप्शन दे दिया उसने वीर रस, एक दे दिया भयानक रस, एक दे दिया करुण रस, एक दे दिया श्रृंगार। तो इसमें भयानक डरने की कोई बात हुई है? नहीं हुई, तो भयानक नहीं होगा। जोश की कोई बात हुई है? नहीं हुई, तो उत्साह तो नहीं है, तो इसका मतलब वीर रस भी नहीं है। तो ऐसे ही आप आंसर टेली करके भी आंसर दे सकते हैं। दूसरा, ये जो तमाम जो कंडीशन स्टेटमेंट बताई ना, इनका वर्णन है इसमें। यहाँ नायक नायिका का मिलन हो रहा है, देने के लिए कह रहे हैं मुरली को, लेकिन मना करें। यहाँ नायक नायिका के बीच में अर्थात राधा श्री कृष्ण के बीच में भुवों के द्वारा बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से बातचीत हो रही है, और वही आपको बताई। तो ये स्टेटमेंट में भी पूछा जाता है, निम्न में से कौन सी कंडीशन वियोग श्रृंगार की नहीं है? ठीक है, वियोग श्रृंगार और करुण श्रृंगार में अंतर क्या है? तो दोनों में अंतर यह है कि इसमें मिलने की उम्मीद समाप्त हो जाती है करुण में, लेकिन वियोग में मिलने की उम्मीद रहती है। जो वस्तु आपकी खो गई है या जो आपको छोड़ के चले गए हैं, तो ये क्या है? आपका विप्रलंबन श्रृंगार। और कैसे आप करोगे? यहां पर जैसे मधुबन तुम कहत रहत हरे, मधुबन तुम कहत रहत हरे, बिन श्याम सुंदर के, बिन श्याम सुंदर के तुम क्यों न जय। तो ये आपको ध्यान रखना। अब इसमें मान के चलो आपको अर्थ नहीं पता है, तो आपको आवश्यकता भी नहीं है, इसको पढ़ो। पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिए उसने। ठीक है, उसने एक क्या कहा? एक ऑप्शन कहा इसमें करुण रस। क्या है जी? करुण रस। एक कह रहा है भयानक रस, फिर कह रहा है वीर रस, और फिर कह रहा है आपसे श्रृंगार रस।
4 ऑप्शन आपको दे दिया, आपको अर्थ नहीं आता है, ना आपको ये पता है मधुबन क्या है, ना आपको यहाँ ये पता श्याम सुंदर क्या है, तब आंसर कैसे दोगे? इसको पढ़ने के बाद में जो आपने फील किया, तो पढ़ने के बाद फील क्या हो रहा है जी आपको? यहाँ पे रोने धोने की कोई बात हुई है, आपको रोना आ रहा है? यहाँ डरने की कोई बात है? यहाँ कोई भी हिंसक जीव जंतु हो, जहरीला प्राणी हो, ठीक है, अंधेरी रात हो, सुनसान जगह हो, किस चीज से आपको डर लगता है? इसके बाद जब करुण की कोई कंडीशन नहीं है, भयानक डर की कोई कंडीशन नहीं है, उत्साह जोश की कोई कंडीशन नहीं कि आप इसको पढ़ने के बाद जोश में आ गए। जैसे अगर मैं कहूँ वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिर की दहाड़ हो, तो ये तो जोश वाला काम हुआ ना, तो वो भी यहाँ कंडीशन नहीं। तो जो बच गया वो आपका आंसर हुआ। एक तरीका आंसर टेली करके आंसर देना, फीलिंग महसूस करके उसको पढ़ने के बाद में जो आपने फील किया उसके अनुसार आंसर देना। दूसरा डेफिनेशन को अप्लाई करना, कंडीशनों को अप्लाई करना, जहां नायक नायिका का कुछ समय के लिए अलगाव या बिछड़ने की स्थिति हो। वियोग अर्थात विकलांग श्रृंगार में रोना धोना होता है, परंतु वस्तु पदार्थ प्राणी के मिलने की उम्मीद रहती है। वियोग अर्थात विप्रलंबन विरह की स्थिति होती है, जहां विरह का वर्णन होगा वो क्या कहलाएगा? वियोग श्रृंगार कहलाएगा। अब ये कंडीशन अप्लाई कर दो। मधुबन तुम कहत रहे थरे, बिन श्याम सुंदर के तुम क्यों न जरे। जो जब ये खुद ही कह रहा है बिन, बिन का मतलब क्या है? अलगाव की स्थिति है ही नहीं, साथ में अलगाव की स्थिति है बिन। तो ये अकेला बिन शब्द हमें बता रहा है यहाँ ये अकेला, ये लुकाए शब्द बता रहे हैं आपको। यहाँ संयोग है क्योंकि छिपाने की क्रिया, यहाँ ये केवल भो सुहो करे भोए नहीं, भों के द्वारा इशारा हो रहा है। ये बता रहा है कि यहाँ स्थिति संयोग की है। आप बतरस लालच को छोड़ दो, यानी कि दी गई पंक्ति में एक शब्द भी रस को बता सकता है। पंक्ति के पढ़ने के बाद में जो आप फील कर रहे हो वो फीलिंग ही अपने आप में क्या है? रस है। तो ये कह रहा बिन श्याम सुंदर के, यानी कि श्याम सुंदर है ही नहीं, तो अलगाव की स्थिति हुई ना। और अलगाव की उस स्थिति को क्या कह रहे हैं हम? विरह वर्णन कह रहे हैं। तो यहाँ मधुबन कह रहे हैं पेड़ पौधों को, बगीचे को। यहाँ गोपियां कह रही हैं कि मधुबन पेड़ पौधे गोपियां कह रही है कि तुम तो कहते थे कि हमारे प्राण तो श्री कृष्ण जी में है, अब वो तुम्हें छोड़ के चले गए, बिन श्याम सुंदर के तुम क्यों न जरे, तुम मुरझा क्यों नहीं गए हो? जरने के अनेक अर्थ, जर का अर्थ यहाँ जो है धन संपदा भी होती है, जर का अर्थ यहाँ जमीन जायदाद भी होता है, जर का अर्थ बुढ़ापा भी होता है, जर का अर्थ मुरझाना भी होता है, जर का अर्थ मरना भी होता है, अनेक अर्थी शब्द है। तो ये कह रहे हैं कि मधुबन तुम कहते रहे थरे कि तुम तो कहते थे कि श्याम सुंदर में ही हमारे प्राण है, जब तक श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण है तब तक हम जिंदा हैं, जिस दिन वो चले गए हम तो सूख जाएंगे, मुरझा जाएंगे। तो वो उल्हाना दे रही है कि बिन श्याम सुंदर के तुम क्यों न जरे, तुम मुरझा क्यों नहीं गए हो। तो अर्थात श्याम सुंदर छोड़ के चला गया, तो ये अलगाव की स्थिति है, ये विरह का वर्णन है। ये क्या है? अलगाव की स्थिति है, विरह का वर्णन है। और अलगाव की स्थिति और विरह का वर्णन क्या है? ये दोनों चीज प्यारे दोस्तों एक ही होती है। और जहां विरह का वर्णन होगा, कुछ समय के लिए एक दूसरे का बिछड़ना होगा, उसको हम कहेंगे विप्रलंबन श्रृंगार, जिसका दूसरा नाम है प्यारे दोस्तों वियोग श्रृंगार। क्या है? वियोग श्रृंगार। नेक्स्ट दूसरा क्या है जी? दूसरा है हमारा हास्य रस। कहाँ होगा हास्य रस? जहां हरास होगा। हरास किसे कह रहे हैं? हंसी को कहते हैं, प्रसन्नता को कहते हैं, ये कहते हैं प्रसन्नता को। ये क्या है जी? आपका स्थायी भाव है हरास। किसी वस्तु पदार्थ प्राणी की आकृति, प्राणी की आकृति, वेशभूषा। किसी वस्तु पदार्थ प्राणी की आकृति, वेशभूषा, हाव भाव मतलब बॉडी लैंग्वेज, वेशभूषा, हाव भाव,
क्रियाकलाप गतिविधि को देखकर या उसके बारे में सुनकर या पढ़कर हृदय में जो ह्रास स्थायी भाव अर्थात हंसी, हृदय में जो ह्रास स्थायी भाव पढ़कर हृदय में जो ह्रास हंसी स्थायी भाव उत्पन्न हुआ, उससे हास्य रस की निष्पत्ति होती है। अब इसमें 3-4 चीज समझनी है। आपको जब हंसी छूटती है तो उस हंसी का कारण क्या क्या है? उस हंसी का कारण कोई आकृति हो सकती है, वो वस्तु, पदार्थ, प्राणी। इसमें प्राणी जब हम कह रहे हैं, इसमें इंसान भी आ गए, पशु पक्षी भी आ गए, सारे जीव जंतु आ गए। तो वो किसी की भी आकृति को देख के हंसी छूट सकती है, किसी की वेशभूषा के बारे में सुनकर, पढ़कर, देखकर, किसी के हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज के इंप्रेशनों को देखकर, किसी भी क्रियाकलाप और किसी भी गतिविधि को देखकर, उसके बारे में सुनकर या पढ़कर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हम आनंद की अनुभूति लेते हैं, या जिस वो कहे हम जो हंसी का जो कारण है, वो हम देखकर भी फील कर सकते हैं, सुनकर भी कर सकते हैं और पढ़कर भी कर सकते हैं। और ये कहाँ उत्पन्न होगी? सबसे पहले ये हृदय में होंगी, दिल में होगी। तो हृदय में जो ह्रास स्थायी भाव उत्पन्न होगा, उससे ह्रास स्थायी भाव से हास्य रस की निष्पत्ति होगी। तो उत्पत्ति क्यों नहीं होगी? क्योंकि उत्पत्ति तो उससे होती है जो एक कारण हो, और जिसके अनेक कारण हो। जैसे पानी और हाइड्रोजन दो से बना है, जल जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों से बना है, तो उसके 2 कारण हो गए। लेकिन जिसके कारण 2 से ज्यादा होते हैं, उसके लिए हम निष्पत्ति शब्द का प्रयोग करते हैं। हम और आप उत्पन्न हुए हैं माता पिता से, क्योंकि हमारे 2 कारण है, एक माता, दूसरे पिता। ऐसे गेहूं का दाना जमीन में डालते पौधा बन के बाहर निकलता है। कोई पेड़ और पौधा है तो उसका बीज अपने आप में उसका कारण है, लेकिन जिसके कारण 2 से ज्यादा हो, उसके लिए हम निष्पत्ति शब्द का प्रयोग करते हैं। क्योंकि रस किसी एक चीज से पैदा नहीं होता, वो विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव का संयोग है। तो जब उसके कारण ही 4 अलग अलग हैं हिंदी के आचार्यों के अनुसार, तो इसलिए हम उसके लिए क्या करते हैं? निष्पत्ति शब्द का प्रयोग करते हैं। अब कैसे? देखिए, जब धूमधाम से जाती हैं बारात किसी की, जब धूमधाम से जाती है बारात किसी की, जब धूमधाम से जाती है बारात किसी की, सज धज कर, जब धूमधाम से जाती है बारात किसी की सज धज कर, बारात किसी की सज धज कर, मन करता धक्का दे दूल्हे को, धक्का दे दूल्हे को, जा बैठूं घोड़ी पर। मन में ही
मन में ही अपनी शादी, मन में ही अपनी शादी होती दिखती है, मन में ही अपनी शादी होती दिखती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब धूमधाम से जाती है बारात किसी की सज धज कर, मन करता धक्का दे दूल्हे को, जा बैठो घोड़ी पर, सपने में ही या मन में ही अपनी शादी होती दिखती है। तो इसको पढ़ने के बाद में जो हंसी उत्पन्न हुई वो क्या कहलाई? स्थायी भाव। और उस स्थायी भाव से किसका जन्म हो गया? हास्य रस। यानी कि किसी भी चीज को पढ़ने, किसी भी चीज को देखने या किसी भी चीज के बारे में सुनकर अगर आपके हृदय के अंदर, दिल के अंदर हंसी उत्पन्न हो रही है तो उसमें रस कौन सा है? हास्य रस है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तीसरा रस वीर रस। स्थायी भाव क्या है? उत्साह। उत्साह किसे कहते हैं? जोश को कह रहे हैं। उत्साह किसे कह रहे हैं? जोश को। वीर रस, जोश, उत्साह, जोश। जहां देश, धर्म, जाति, संप्रदाय के प्रति, देश, धर्म, जाति, संप्रदाय के प्रति, प्रेम के प्रति श्रद्धा, आस्था, श्रद्धा, आस्था का भाव हो। दूसरा, जहां देशभक्ति से परिपूर्ण गीत, भजन, गाना हो। जहां शत्रु की अवनति, देश की उन्नति का वर्णन हो। जहां होते हुए अत्याचार को रोकने के लिए योद्धा के रूप में प्रस्तुति हो। निज भाषा, जहां निज भाषा, देश, समाज पर गौरव करने या गर्व करने
उत्साह संचार, उत्साह संचार, संचार का वर्णन हो, वो क्या कहलाता है? वीर रस। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो, तो ये जो स्टेटमेंट लिखी गई है, इन स्टेटमेंट के अंदर जो पंक्ति देगा वो सारे भाव आ जाएगा। तो जब उसको वीर या उत्साह दिखाना होगा तो देश, धर्म, जाति, संप्रदाय के प्रति किसी इंसान की श्रद्धा दिखाएगा। अब हमें अपनी जमीन को माँ मानते हैं और माँ के प्रति श्रद्धा का भाव होगा। हम अपने देश को एक तरह से जो है भारत माता के रूप में लेते हैं, ठीक है। उसकी एकजुटता के लिए हम धर्म संप्रदाय को ना मान के पहले देश की, मानवता की बात करते हैं। अब मानवता के प्रति आस्था और श्रद्धा का भी जो भाव होगा वो वीर रस में जाएगा। जहां देशभक्ति से परिपूर्ण कोई गीत हो, भजन हो, रागनी हो, सॉन्ग हो, सांग हो, ठीक है, कीर्तन हो, तो वो सब क्या है? वीर रस है। जहां शत्रु की अवनति हो, शत्रु का पतन दिखाया जाए और देश की उन्नति का वर्णन हो, वो भी वीर रस का कारण बनेगा। जहां होते हुए अत्याचार को रोकने के लिए योद्धा के रूप में किसी की प्रस्तुति दिखाई जाए, किसी जाति पे, धर्म पे, समाज पे संकट आ गया और उस जाति, धर्म, देश का कोई एक इंसान योद्धा का रूप धारण कर रहा है, वो वीरता का परिचय दे रहा है, वो वीर रस के अंतर्गत आएगा। तो निज भाषा, देश, समाज पर गर्व करने की बात हो, उत्साह संचार का जहां वर्णन हो, तो क्या कहलाएगा? वीर रस। तो ये अपने आप में इनकी डेफिनेशन है, कंडीशंस हैं, और इन्हीं डेफिनेशन कंडीशन को आपको अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करोगे जी? देखो यहां चढ़ चेतक, चढ़ चेतक, तलवार उठा करता था, भूतल पानी को सिर, बोतल पानी को सिर काट काट करता था सफल जवानी। चढ़ चेतक तलवार उठा करता था, बोतल पानी को सिर काट काट करता था सफल जवानी। दूसरा, चमक उठी सन 57 में, चमक उठी सन 57 में वह तलवार, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले बुंदेले हर बोलो के, बुंदेले हर बोलो के मुंह से, बुंदेले हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी में तो, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसे वाली रानी थी, झांसे मर्दानी झांसे वाली रानी थी। अब अपने आप में झांसी वाली रानी ये क्या है? योद्धा के रूप में। मर्दाने की क्या है? उत्साह,
बिना उत्साह के, बिना जोश के मर्द नहीं बनेगी। मर्दानगी मतलब वीरता की बात है। झांसे वाली रानी वीरता का परिचय, जिसको वीरांगनी बोलते हैं। क्लियर। स्त्री अगर योद्धा है तो वीरांगनी, ठीक है। पुरुष योद्धा है तो वीर, ठीक है। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बिना उत्साह के आप तलवार नहीं चला सकते, ठीक है जी। तो यहाँ तलवार शब्द बता रहा है कि वीर रस है। झांसे वाली रानी बता रही है वीर रस है। यहाँ मर्द शब्द बता रहा है कि वीर रस है। शब्दों से भी रस का पता चल जाता है। पूरी पंक्ति को पढ़ने और उसको समझने की आवश्यकता नहीं है। चढ़ चेतक तलवार उठा करता था। तलवार बता रहे हैं कि वीर, बिना उत्साह के, बिना जोश के कौन तलवार चलाएगा। भूतल पानी को सिर काट काट करता था, सफल जवानी को तो जवानी बता रही है। तो बिना वीरता के, बिना उत्साह के जवानी नहीं होगी। तो एक शब्द यहाँ जवानी, एक शब्द यहाँ मर्दानी, यहाँ एक शब्द तलवार, केवल इस बात का परिचय दे रहे हैं कि यहाँ भयानक रस नहीं है, इसमें विभिन्न रस भी नहीं है, इसमें श्रृंगार भी नहीं है और इसमें करुण रस भी नहीं है। तो पढ़ने के बाद में जो आपने फील किया, उस फीलिंग को अनुभूति कहते हैं। और हृदय में जो आनंद की अनुभूति आपने की है, या जिस तरह की भी अनुभूति हुई, वो अपनी 11 अलग अलग तरह की अनुभूति हैं, जो 11 रस और उनके स्थायी भाव है। तो जिस तरह की अनुभूति हुई, उसी अनुभूति के आधार पे आप यहाँ पे रस बताओ, ठीक है। नेक्स्ट पंक्ति, यहाँ क्या है, ये है देश है वीर जवानों का, फोर्थ, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। नन्हा मुन्ना राही हूं, देश का सिपाही। मैं केवल आपको कंडीशन समझाना चाह रहा हूं। ये अकेला सिपाही शब्द बता देगा ये वीर रस है, ये केवल वीर शब्द बता देगा, यहाँ एक केवल जवान शब्द बता देगा। यानी कि जहां वीरता की बात हो, जहां वीर आ गया, सिपाही शब्द आ गया। दूसरा, इसको पढ़ो, पढ़ने के बाद हमने कौन सा फील किया, यह देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, नन्हा मुन्ना राई हूं, देश का सिपाही हूं। जब आप इसको गा रहे हो ना, उस समय भी आप ओज का प्रयोग कर रहे हो। क्या कर रहे हो, ओज। ओज क्या है, गुण है। तो जब आप ओज गुण का प्रयोग कर रहे हो, ओज गुण किसमें आता है, वीर रस का है, वीर रस का है। तो आप इससे भी बता सकते हो। ऊपर से जब आप पढ़ रहे हो तो बाकी जो आपको 3 ऑप्शंस मिले हैं, भयानक रस, विभिन्न रस, अद्भुत रस, वो कोई सा भी नहीं है, इसलिए भी ये वीर रस का उदाहरण है। तो आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे और उन 4 ऑप्शंस में से 3 ऐसे होंगे जिसको आप फील ही नहीं कर पाओगे पढ़ने के बाद में। तो जिसको आप फील कर रहे हो वो इसके अंदर रस है। अब मान के चलो कई बार फीलिंग अलग होती है आदमी 18-25 साल का लेकिन दार्शनिक बन जाएगा, फार्म भरेगा एसआई में, पुलिस, सिपाही, कांस्टेबल में, एसएससी, जीडी में, बाकी की दूसरी भर्ती में, लेकिन बनेगा दार्शनिक, ओशो बन जाएगा। तो कई बार ये भी स्थिति बच्चों के साथ आ जाती है। तो आपकी जो एज है उस एज के अनुसार आपके भी अपने रस हैं, तो आपको वही चीज अच्छी लगेगी, उसमें ही आनंद आएगा आपको। तो इसी का मतलब ये है कि कोई चीज जिसको हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद हम फील कर रहे हैं, कोई चीज हम देख रहे हैं, देखने के बाद हमने कोई चीज महसूस की, या किसी से हमने कोई बात सुनी है, तो उसके बाद में जो हम फील कर पा रहे हैं वो फीलिंग ही अपने आप में स्थायी भाव है। और स्थायी भाव परमानेंट इमोशन है जो प्रत्येक जीव जंतु के शरीर में सोए हुए रहते हैं, लेकिन बाहर की जो चीज है उसको जगा देती है। तो यहाँ पर कौन से रस हो गया, ये वीर रस। अब बाकी जो करेंगे प्यारे दोस्तों कल वाली क्लास में करेंगे। मैं रोज प्रैक्टिस कराता हूँ हिंदी के एक टॉपिक की, कैरेबिल स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। टाइमिंग होता है सुबह मॉर्निंग में 9:30 बजे
तो कैरेबिल स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आज जो जिस टॉपिक की मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ वो टॉपिक है विशेषण। इससे पहले की जो क्लास है आपकी जो हुई थी वो संज्ञा और सर्वनाम को मैं उसमें आपको प्रैक्टिस करवा चुका हूँ। तो मैं रेगुलर लेके आता हूँ तमाम वे 60 क्वेश्चंस जो किसी एक ही टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चंस की वेराइटी को आपको बताते हैं, और वहीं पर हम क्वेश्चन के माध्यम से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। उससे पता चलता है कि आखिरकार विशेषण में कितने प्रकार के क्वेश्चन किस प्रकार पूछे गए हैं पिछली परीक्षाओं में, और किस तरह के क्वेश्चन आपकी पेपर की दृष्टि से यहाँ पे प्रैक्टिस के दौरान आपको करने हैं। उसमें से कोई डाउट होता है तो आपको डाउट वहां पे क्लियर कराएंगे। तो 9:30 बजे अगर किसी की भी लाइव क्लास नहीं है दूसरे किसी साथी टीचर की, तो आप उस यूट्यूब इवेंट को आप सेशन को देख के उस क्लास में लाइव आ सकते हैं। तो कंटिन्यू हम हिंदी के उन तमाम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस 9:30 बजे करेंगे कैरेबिल स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पे, और यहाँ हम करेंगे अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर। हिंदी के अंदर आपकी जो ये क्लासें हैं ये 70 से ज्यादा क्लासें होनी है, और 70 क्लास का मतलब सीधे सीधे ये है कि आपको मुझे 2.5 से 3 महीने देने पड़ेंगे। अब हर बच्चे को अपने हिसाब से अलग अलग टॉपिक पढ़ना है। किसी को वर्णमाला पढ़नी है, किसी को विलोम शब्द पढ़ने हैं, किसी को अलंकार पढ़ना है, किसी को भाषा बोली पढ़ना है, और किसी को पढ़ना है रस। लेकिन यहाँ जो टॉपिक है वो चलता हूं मैं अपने हिसाब से लेके। जो भी टॉपिक आगे आने वाले हैं वो पहले वाले टॉपिक से जुड़े हुए होते हैं, उन पर डिपेंड रहते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और आपको 2.5 से 3 महीने जब दे दोगे 70 क्लासें तब आपकी हो जाएगी, तो आप में जितनी भी खुर्राफाती है, जितने भी आपके दिमाग में चुल चल रही है, जितनी भी खुजली आपके शरीर में उठ रही है, ये खत्म तब होगी जब आप मुझे कम से कम 2.5 महीना दोगे। उससे पहले प्यारे दोस्तों एक बच्चे को ध्यान में रख के मैं कोई काम करता ही नहीं हूँ। यहाँ हजारों की संख्या में बच्चे लाइव होते हैं और कई हजार बच्चे कोर्स में एडमिशन लेते हैं। तो उन सबको हमें ध्यान में रखना होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लाइव नहीं आते, बाद में सुनते हैं, जो अपने ड्यूटी पे चले गए हैं या उनके दूसरे सब्जेक्ट की क्लास है, उस समय वो क्लास ले रहे हैं हिंदी की क्लास को छोड़ के। तो मैं चलता हूँ सबको साथ लेके, और मैंने जो आपसे कमिटमेंट किया है कि आपका हिंदी का सारा सिलेबस और हिंदी के तमाम वे क्वेश्चन जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे वो मैं पहले ही बोर्ड पे लिख चुका हूँ। यानी कि यहाँ जो ये मार्कर चल रहा है इससे बेहतरीन कुछ चीज है ही नहीं। अगर आप अकेले इस पे भी फोकस कर गए तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आप 95% परफॉर्मेंस हिंदी में केवल इनके दम पे करोगे। बाकी 5% के लिए किताब, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, PDF, ई बुक क्विंटल के बाद। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, जरूरी नहीं आप चीजों को नोट करते हुए आगे बढ़ो, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सूचनाएं तो आपको किताब भी दे देगी, PDF भी देगी, लेकिन यहाँ जो ज्ञान चल रहा है उसमें अंतर है। इंफॉर्मेशन और नॉलेज दोनों में अंतर है। एक को आप सूचना कह रहे हो, एक को ज्ञान कह रहे। ज्ञान वाले सिलेक्शन ले जाएंगे, सूचना वाले केवल सूचनाओं को इकट्ठी करने में और उनको रजिस्टर पे भरने में जो है लगे रहेंगे, क्योंकि वहां न तो आपकी कॉपी जाएगी ना आपका रजिस्टर जाएगा, वहां जाएगा आपका ब्रेन वाला फोल्डर। और वो हिंदी का जो फोल्डर आपके ब्रेन में है वो अभी खाली पड़ा हो, क्योंकि आपने बहुत सारी किताबें घर पे रख ली है लाके, बहुत सारे आपने रजिस्टर तैयार कर लिए हैं, या बहुत सारे रजिस्टर आप अभी आगे आने वाले समय में भरोगे। लेकिन इनमें से आपको फर्स्ट प्रायोरिटी जो देनी है, प्राथमिकता, वो देनी है लाइव क्लास में आकर चीजों को समझने पर। अगर चीजें समझ में आ गई तो उसको इम्प्लीमेंट करना मैं सिखा ही रहा हूँ आपको यूट्यूब चैनल पे 9:30 बजे। और जब हम एक चीज को सीख लेते हैं और फिर उसका इम्प्लीमेंट हो जाता है, उसके बाद उसकी रिविजन की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। तो मैं मिक्स क्वेश्चन, टॉपिक वाइज क्वेश्चन के साथ आपकी प्रैक्टिस कराता रहूंगा यूट्यूब चैनल पे, और यहाँ पे उन कोर्स में जो है टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को यहाँ क्लियर करेंगे। कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई ज्यादा स्पीड में नहीं रखूंगा, धीरे धीरे पढ़ेंगे, सीधा सीधा टारगेट है। अगर आप हिंदी सब्जेक्ट से फ्री होना चाहते हो, हिंदी में 100% परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, तो आपको करने पड़ेंगे 3 काम। पहला काम है पेशेंस रखना पड़ेगा 2.5 महीने का। दूसरा काम है पढ़ाई में निरंतरता रखनी पड़ेगी। एक क्लास ले ली, 4 दिन की छुट्टी, 2 घंटे पढ़े, 10 घंटे गायब। ऐसे कभी भी आप किसी सब्जेक्ट से, टॉपिक से फ्री नहीं हो सकते। पहला काम पेशेंस रखना, धैर्य रखना 2.5 महीने तक। दूसरा काम है पढ़ाई में कंटिन्यूटी, निरंतरता रखना। और तीसरा काम है जो टॉपिक कंप्लीट हो जाए, यूट्यूब चैनल हिंदी बाई अरुण सर और कैरेबिल स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पे जाके उन टॉपिक की प्रैक्टिस करना। अगर ये काम आप करोगे तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि एक भी क्वेश्चन आपका आपकी परीक्षा में गलत नहीं होगा। लेकिन यही बच्चे मार्क आ जाते हैं, ना वो पढ़ाई में कंटिन्यूटी बना पाएंगे, ना उनके अंदर पेशेंस है। वो अब इतने सीरियस हो गए हैं
कि 10 दिन 15 दिन में पूरी हिंदी का ज्ञान उनको चाहिए। और ऐसी कोई भी चीज नहीं है पढ़ाई लिखाई के मामले में जिसका रास्ता छूट जाता हो। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कंटिन्यू साथ रहना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और एकाग्रता बना के चीजों को लेके आगे बढ़ो। बहुत सारे बच्चे लगे रहते हैं पीडीएफ आ जाती तो और अच्छा होता, हम देंगे, थोक के बाद देंगे। मेरे पास 100 से ज्यादा पीडीएफ है पूरे सिलेबस की, ठीक है, पूरा बोर्ड भरा पड़ा है, ये हैंग हो जाता है। लेकिन मुझे ये पता है कि जो पीडीएफ किताबों से बच्चा पढ़ा है वो कभी भी पेपर में 60% भी परफॉर्मेंस नहीं कर पाया है। उसको सूचनाएं तो हो जाती है बहुत, जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, जब क्वेश्चन को सही करने की बात, उसके पास लॉजिक ही नहीं होता है। वो रट्टा मार रहे हैं केवल मॉक टेस्ट के माध्यम से, यूट्यूब सेशन के माध्यम से। तो आपको दोनों तरीके से चलना पड़ेगा, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर, फिर उस चीज को इम्प्लीमेंट करना क्वेश्चनों के माध्यम से, और फिर एक अपनी अवधारणा, अपना खुद का कॉन्सेप्ट तैयार करके अपने खुद के नोट्स तैयार करना, वे आपके काम आएंगे। जब रिवीजन आप करोगे तो पीडीएफ से रिवीजन करोगे आप, या फिर प्यारे दोस्तों ई बुक से रिवीजन करोगे या किताबों से करोगे, तो उस रिवीजन से ज्यादा बेहतरीन चीज है कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करके समझ बना के अपने खुद के नोट्स तैयार करो और उनसे रिवीजन करके पेपर में जाओ। तो उनसे रिवीजन आप 5 से 7 दिन में, 10 दिन में कर भी लोगे और सारे की सारी चीजों से प्यारे दोस्तों आप अपडेट होंगे और आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन सही होंगे। तो इसीलिए बहुत सारे बच्चों की बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारे कमेंट होते हैं, वो सारे मैं यहाँ पढ़ता हूँ, लेकिन केवल आपको पढ़ के सुनाता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है हमारा सिलेबस ये है और यहीं से ही क्वेश्चन आने हैं, इसी पे हमें फोकस रखना है। तो जितना एकाग्र मैं होऊंगा उससे ज्यादा आपको आवश्यकता है किसी पर्टिकुलर चीज पे फोकस करने की। तो बहुत सारे बच्चे, हिंदी की क्लास चल रही है, मैथ, हिंदी की क्लास चल रही है, पीडीएफ, हिंदी की क्लास चल रही है, सर जी टाइमिंग क्या है क्लास का। तो ये चीजें जब दिमाग में आने लगती है तो इसका मतलब ये हुआ कि 2025 में पढ़ के आप 27 में सिलेक्शन लेना चाह रहे हो, जबकि मैं केवल उन्हीं बच्चों को अभी पढ़ा रहा हूँ जो 2025 में ही सिलेक्शन लेना चाहते हैं। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। 9:30 बजे मिलेंगे कैरेवल स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर।